गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी आते रहिए। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग ओम प्रकाश। गुड इवनिंग दुष्यंत, संध्या, सूफिया। गुड इवनिंग ताज, अविनाश, श्रुति, हरनंदन, पूजा, शिल्पी, मानसी, पिंकी। अंजलि, अनुभव। आ जाइए आप लोग, फिर हम शुरुआत करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बात की थी। आज हम लोग पुलिस रिफॉर्म पे बात करेंगे। पुलिस रिफॉर्म पे हमारी बात शुरू होने के साथ ही हम बात करेंगे जो जुडिशरी का रोल है पुलिस के साथ। अभी हाल ही में चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में प्रश्न रहे हों या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में प्रश्न रहे हों, काफी बातचीत हुई इस मुद्दे पर कि क्या विकास दुबे वाला केस और उसमें पुलिस की भूमिका और साथ ही उसमें न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका का रोल ऑफ जुडिशरी, ये कुल मिला के सारी बात समझने के लिए हमें पहले डिटेल में समझने की जरूरत है कि क्यों यह मुद्दा इतना चर्चा में आ गया और क्या है पुलिस रिफॉर्म की पूरी कहानी। लेकिन ये सबसे ज्यादा चर्चा में जिस मुद्दे से आया, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। पुलिस रिफॉर्म पे हम बाद में बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे विकास दुबे एनकाउंटर केस की। इसको हम कानपुर एनकाउंटर केस भी कह सकते हैं। सिर्फ इसमें एक विकास दुबे नहीं है, और भी अपराधी थे और एनकाउंटर की लंबी प्रक्रिया चली, पुलिस मुठभेड़ों की लंबी प्रक्रिया चली, न्यायिक जांच भी हो रही है। इसी सब मुद्दे को पहले समझेंगे। अभी आप देखोगे लगातार पहले ये मामला जहां से शुरू होता है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जहां सबसे पहले ये मुद्दा उभर के आया वो तमिलनाडु के तुथुकुडी जिले में सथान कुलम शहर में पिता पुत्र की हिरासत में मौत हुई और वहां से यह पुलिस रिफॉर्म का मुद्दा खड़ा हुआ। उसी के साथ अभी हाल ही में कानपुर एनकाउंटर केस ने इसको और चर्चित बनाया और लगातार ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं जिससे पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका पे बात हो रही है। हाल ही में अभी 2 दिन से जो आप प्रकरण सुन रहे हैं, अलीगढ़ में एक जनप्रतिनिधि और थानाध्यक्ष के बीच विवाद का मामला। तो ऐसे जब मामले होते हैं तो इनसे पुलिस रिफॉर्म का मुद्दा गर्म हो जाता है। सबसे पहले तो हम कानपुर एनकाउंटर केस तथा पुलिस संबंधी विषय यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पे दबिश देने गई पुलिस टीम के 8 लोगों की हत्या हो गई। यह घटना समाज की हिंसक निशानी और भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में शासन की चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। निश्चित तौर पर गवर्नमेंट पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए, पुलिस व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। जो कानपुर एनकाउंटर केस से उभर कर आया वह सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ राजनीति, अपराध और पुलिस के बीच साठगांठ थी। इसको आप स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अपराधी
राजनेता और पुलिस के बीच साठगांठ की कड़ियां हमें देखने को मिली। ये जो नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पुलिसिंग, यह बड़ा खतरनाक है। पुलिस किसी, पहले तो आप ये भी यहाँ पे एक प्रश्न याद रखिएगा, पुलिस राज्य सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची का विषय है। 7th शेड्यूल कहने का मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पावर्स में जो पुलिस पावर है वो स्टेट के पास है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और विकास दुबे इनकाउंटर केस से ये, या कानपुर इनकाउंटर केस से और हाईलाइट हुआ। हम अगर जो इसको देखें कि क्या है पुलिस, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या पुलिस किसी राज्य में क्या है, किसी राज्य का प्रतिरोधी बल होता है जिसका सामान्य नागरिकों के साथ सीधा संपर्क होता है। The police force is the coercive arms of the state, often in direct contact with ordinary citizens. The quality of policing, therefore, has an outsized impact on the overall quality of governance. राज्य में शासन की समग्र गुणवत्ता पर पुलिस गुणवत्ता का भारी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी भी राज्य की गवर्नेंस कैसी है, शासन कैसा है, इसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें बड़ा इम्पैक्ट पुलिसिंग का होता है। अगर जो पुलिसिंग अच्छी है तो हमें गवर्नेंस अच्छी दिखाई देती है। आप लोग भी इस बात से वाकिफ हैं कि जो बार बार पॉलिटी पढ़ाते हुए मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं या कहता हूं कि राज्य का जीवित रूप जो आपके सामने आता है वो दरोगा जी होते हैं, जिसे हम स्टेट कहते हैं, जिसे हम स्टेट पावर कहते हैं, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं। उस शासन का जीवित प्रतिरूप अगर जो कोई हमें प्रतिदिन दिखाई देता है तो वह है पुलिस होती है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हमारी टकराहट पुलिस के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो टकराहट है तुम्हारी पुलिस के साथ, यह स्पष्ट करती है कि किस तरह की व्यवस्था देश में चल रही है। आते रहिए आप लोग, अभी मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं। 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन जिनको आना था वो आ गए। अब जो नहीं आ पाए, अब हम इंतजार ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इसका कारण क्या है जो इतनी खराब स्थिति हमें शासन व्यवस्था की, पुलिस की दिखाई देती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि पुअर ट्रेनिंग, मामूली प्रशिक्षण या उचित प्रशिक्षण का न होना, एक विरक्त और अमानवीकृत माहौल का होना, डिह्यूमनाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट, करप्शन, भ्रष्टाचार का होना, संसाधनों की कमी, ए लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें क्या मिलके करती हैं? पुलिस की व्यवस्था को खराब करती हैं। सत्ता में बैठे राजनेता अक्सर पुलिस का उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे राजनेता सत्ता के बाहर गुंडों का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिशियन इन पावर often use the police the same way politician out of power use gangsters। जो सत्ता में दल आ जाता है उसके राजनेता पुलिस का वैसा ही यूज करते हैं जैसा
सत्ता से बाहर रहने वाले राजनेता गैंगस्टर का यूज करते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी ऐसा होता है कि अपराधी गिरोहों को पकड़ते समय पुलिस उन्हीं की तरह व्यवहार करती है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आती हैं। अलीगढ़ केस जो 2 दिन से चर्चा में है, उसके वीडियो आज भी कुछ नए वायरल होके आए हैं, आप देखोगे। जिस भाषा में एक पुलिस थाना अध्यक्ष और चुने हुए रूलिंग पार्टी के एमएलए के साथ बातचीत हो रही है, जिसमें तू तड़ाक, तू ऐसा है और तू वैसा है, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज हो रही है पब्लिकली। सैकड़ों की भीड़ है वहां। ये बड़ा निराश करता है। पुलिस के उपकरणों के रूप में हम अक्सर देखते हैं सामूहिक सजा दी जाना। गलती किसी ने की है, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। राजनीतिक विरोध का अपराधीकरण। राजनीतिक विरोध का अपराधीकरण, अगर जो पार्टी में किस पार्टी का वो समर्थक है, किस पार्टी को वोट करता है, इसके आधार पर पुलिस की कार्यवाही बदल जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है, उसको रोका जाता है। बलपूर्वक तरीके पुलिस के जो है, पुलिसिंग उपकरण जो है। अब इसी के साथ मांग होती है स्मार्ट पुलिस की। तो ये आप याद रखिएगा कि स्मार्ट पुलिस क्या है। यहां पे स्मार्ट पुलिस, इसकी एक नई डेफिनेशन आई। स्मार्ट आप लिख लीजिए, SMART, स्मार्ट पुलिसिंग। नीड ऑफ द स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिस फोर्स is strict and sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म आता है हमारे सामने, SMART, और हर अल्फाबेट से दो दो शब्द हमने लिए हैं। हिंदी में आप लिख लीजिए, स्मार्ट पुलिस बल डैश लगा के आगे सख्त और संवेदनशील। तो पहला आया एस स्मार्ट का, इससे स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, सख्त और संवेदनशील। लिखते जाइए। ये स्मार्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपको बताना पड़ सकता है, इंटरव्यू वगैरह में भी बात होती है। ये प्रश्न बार बार आता रहा है इस बार पुलिस रिफॉर्म का, पुलिस को लेकर, न्यायपालिका की भूमिका को साथ लेकर। कई तो यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में इस बार बोर्ड थे जिनमें जुडिशरी के रिटायर्ड जज या बोर्ड मेंबर हैं या जो एक्सपर्ट के तौर पे थे, और वहां जुडिशरी और पुलिस को लेकर काफी बातचीत हुई। प्री और मेंस में अभी लगातार चलेगा। और उसके अन्य कारणों में भी मैं आपको बताऊं कि अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं पूरी विश्व व्यवस्था की, जिसमें एक अजीब तरह की बेचैनी, नकारात्मकता हमें दिखाई दे रही है। इस महामारी के कारण लोगों के रोजगार छूटते जा रहे हैं, दैनिक जीवन में तमाम तरह की नई नई परेशानियां जन्म ले रही हैं। इससे आदमी का एग्रेशन बढ़ता है, इससे तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं दैनिक जीवन में, और उसकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं अपराध के रूप में दिखाई देने लगती है। और उस अपराध को रोकने की जिम्मेदारी चूंकि पुलिस की होती है, और फिर पुलिस की वहां पे जो भूमिका और साथ में गवर्नेंस का जो रूप, आज इन्हीं सबको जोड़ के हम आज आपसे बात करने आए हैं। आप लोग पहले इसको समझिए और फिर बीच बीच में अपने क्वेश्चंस हमारे सामने रखते जाइए। अभी हम कानपुर एनकाउंटर केस को लेकर पुलिस की जो भूमिका उभरी उसको बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी निकल के आई, कि स्मार्ट पुलिस की जरूरत है। तो स्मार्ट तुम्हें समझा रहा हूं, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला स्मार्ट का एस से हमने बताया स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव।
सख्त और संवेदनशील, ये बहुत सोच समझ के डेफिनेशन बनाई गई है। पुलिस को सख्त भी होना चाहिए और सेंसिटिव भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट नहीं होगी पुलिस तो सत्ता का डर नहीं होगा लोगों में। हमने कहा सत्ता का जीता जागता रूप आपको इंस्पेक्टर साहब के रूप में दिखाई देता है। और सेंसिटिव नहीं होगी अगर जो पुलिस, तो अपराधी और निर्दोष में अंतर नहीं कर पाएगी। अगला टर्म है एम, स्मार्ट में एस हो गया, एस लिख लिया, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। अब एम, एम का मतलब है मॉडर्न एंड मोबाइल, आधुनिक और गतिशील। पुलिस कैसी होनी चाहिए? मॉडर्न। यहाँ पे मॉडर्न कहने का अर्थ ये नहीं है कि पुलिस बहुत डिजाइनर कपड़े पहन के निकलेगी, उसको यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। यहाँ पे आधुनिक होने का मतलब है सोच से। और आधुनिकता जब भी मैं आपको बताता हूं तो फिर वही याद रखिए कि आधुनिकता 3 केंद्र बिंदुओं पर टिकी होती है, जिसमें मॉडर्निटी के सेंटर में ह्यूमन होता है, पूरी व्यवस्था विज्ञान आधारित होती है और यह सब कुछ तर्क से तय होता है, लॉजिक। अगर जो हम कहते हैं मध्यकाल, तो उसमें धर्म, ईश्वर और आस्था की बात होती है। इन 3 बिंदुओं पर बदलाव हो जाता है, तब हम आधुनिकता की बात करते हैं। तो अब पुलिस को कैसा होने की जरूरत है? ह्यूमन सेंटर, मनुष्य केंद्रित, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। तो ये तीनों चीजें मिलके क्या हम कह देते हैं? मॉडर्न। तो एम से मॉडर्न एंड मोबाइल, गतिशील। पुलिस स्टैटिक कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, पुलिस मोबाइल होनी चाहिए। इसके लिए मैं बताऊं कि जो सामान्यतः अभी भारत में कहा जाता है या जो आंकड़ा दिया जाता है, मुझे तो लगता है वो भी काफी हद तक ठीक नहीं है, लेकिन जो सामान्यतः रिसर्चेज में या जो अध्ययनों में कहा जाता है कि लगभग 732 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है हमारे यहाँ, जबकि सामान्यतः यूएनओ का कहना है कि लगभग 450 लोगों पर एक पुलिसकर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा पुलिस संख्या में, पुलिस बल की संख्या में भी बढ़ोतरी की जरूरत है, तभी वो मोबाइल होके पूरे एरिया को कवर कर सकती है। मॉडर्न एंड मोबाइल, अभी फिलहाल इसको आप समझिए। देन स्मार्ट में अल्फाबेट आता है ए। ए को अगर जो डिटेल करें तो अलर्ट एंड अकाउंटेबल, सतर्क और जवाबदेह। पुलिस कैसी होनी चाहिए? सतर्क, अलर्ट और अकाउंटेबल, जवाबदेह। पुलिस की जवाबदेही बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस, अभी मैंने शुरू में ही ये बिंदु आपके सामने रख दिया है कि पुलिस का इंपैक्ट पूरी गवर्नेंस के रोल को हमारे सामने रखता है। अगर जो पुलिसिंग ठीक नहीं हो रही होगी तो हम उस गवर्नमेंट को खराब गवर्नमेंट के रूप में मानते हैं। तो पुलिस अकाउंटेबल है तो हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। फिर स्मार्ट में अगला टर्म आता है आर। आर से मतलब है रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, रिलायबल, रिलायबल कहते हैं विश्वसनीय, जिसपे हम भरोसा कर सकें, और रिस्पॉन्सिव जिसको हम कहते हैं उत्तरदायी। सामान्यतः जवाबदेह और उत्तरदायी एक ही बात जैसा लगता है। अकाउंटेबल होना और रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिबल, वहीं से रिस्पॉन्सिव टर्म आता है। तो आर का मतलब बताया, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, विश्वसनीय और उत्तरदायी। नेक्स्ट स्मार्ट में है टी। टी को जब हम डिटेल करेंगे तो टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। तो हमारी पुलिस कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट। तो टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड को हिंदी में कहेंगे, टेक्नो सेवी को तकनीकी पसंद और प्रशिक्षित, ट्रेंड प्रशिक्षित। अब हम एक बार फिर इसी डेफिनेशन को तुम्हारे सामने बोल देते हैं, यदि कोई टर्म छूटा हो तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट में SMART, और हर अल्फाबेट से हम 2-2 टर्म बोलते जाएंगे। स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, सख्त और संवेदनशील,
मॉडर्न एंड मोबाइल, आधुनिक और गतिशील, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, सतर्क और जवाबदेह, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, विश्वसनीय और उत्तरदायी, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड, टेक्नोसेवी और प्रशिक्षित। ये है हमारी स्मार्ट पुलिस। एक ये टर्म था जो काफी चर्चित रहता है, खास तौर से मेंस और इंटरव्यू में इसका यूज आप करते हो तो आपको बेहतर नंबर मिलने की संभावना बनती है। अब यहीं पे एक मामला आता है जो हम अभी पुलिस रिफॉर्म पर जब बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, पुलिस कमीशन के बारे में, और पुलिस कमीशन से बाद में जुड़ता है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, एक्स डीजीपी यूपी प्रकाश सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केस, इस पे भी आएंगे। लेकिन अभी हमने कहा कि हम कानपुर इनकाउंटर केस से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कानपुर इनकाउंटर केस में ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मामला उभर के आया, और इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, गैर न्यायिक हत्याएं, और इसी में चाहे वो टीयूवी का पलट जाना हो, चाहे अपराधी को आप गाड़ी में लेके आ रहे हैं और 8 पुलिस वालों के बीच अपराधी एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश कर रहा हो, इसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस शशिकांत अग्रवाल जी कर रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को 3 सदस्यीय बना दिया और इसके हेड करने की पावर, अध्यक्षता दे दी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बीएस चौहान को। उनके साथ में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल जी होंगे, और साथ ही पूर्व डीजीपी के एल गुप्ता साहब होंगे। 3 सदस्यीय आयोग अभी फिलहाल कानपुर इनकाउंटर केस के साथ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, गैर न्यायिक हत्याएं जैसे मुद्दे पर जांच कर रहा है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की कुछ धाराएं भी परीक्षा में तुमसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि लगातार चर्चा में और उसमें इन पे बात चल रही है। जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की धारा 100, सेक्शन 100, ये तुमसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए, अगर जो खतरा होने की स्थिति में वह खतरे से बचने के लिए कोई एक्शन लेता है और उसमें किसी की जान भी जा सकती है, फिर सीआरपीसी का सेक्शन 46, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। और फिर आईपीसी का सेक्शन 300, जिसके अंतर्गत कोई लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक न्याय के उत्कर्ष के लिए कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों को लांघते हुए या अपनी गैर शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्तव्य निर्वहन आवश्यक होने की स्थिति में किसी व्यक्ति की कल्पेबल होमिसाइड, इसको कहते हैं गैर इरादतन आपराधिक मानव हत्या, सदोष मानव हत्या, कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगता है तो इसको हत्या नहीं माना जाएगा अगर जो उसने सार्वजनिक न्याय की प्रक्रिया के लिए यह कार्य किया है। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, इसलिए इसका जिक्र कर दिया कि ये अभी अखबारों में चर्चित रहा, इनको आप जानते रहें। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का क्या अप्रोच है, इसमें क्लियर ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार आयोग यही कहेगा किसी भी हाल में किसी की भी जान लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पुलिस अधिकारियों को किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा मामला होगा तो वो यही कहेंगे, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है
और यदि वह इसे गैर अपराध साबित नहीं कर पाता है तो उस पर सदोष मानव हत्या, कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया जाए। जबकि हमारी आईपीसी का सेक्शन 300 कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अगर जो न्याय के लिए ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है और उसमें किसी की हत्या हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। बस इसी की बहस हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ चलती रहती है। अब हम आते हैं सीधा सीधा पुलिस सुधार पर, पुलिस रिफॉर्म, जहां से हमने कहा था कि आज की हमारी बातचीत का मुख्य मुद्दा होगा पुलिस रिफॉर्म। लेकिन उसकी भूमिका के लिए बार बार पूछा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी। तो पुलिस रिफॉर्म की जो हमें जरूरत पड़ती है बार बार, उसको समझने के लिए हमें यह पृष्ठभूमि समझनी जरूरी थी कि कहां कहां से यह मुद्दा आता है। मैंने बताया सबसे पहले तो यह मुद्दा तमिलनाडु से आता है, जहां पर एक पिता पुत्र की हिरासत में मौत होती है। उससे ज्यादा आकर हाईलाइट होता है कानपुर इनकाउंटर केस, और उसके बाद आज की तारीख में लगातार जहां भी पुलिस के साथ इस तरह के मामले घट रहे हैं वहां से ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक मामला आता है कि आज तक पुलिस सुधार के लिए क्या क्या हुआ। तो इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देता जाता हूं और आप नोट करते जाइए, और साथ में आपके जो क्वेश्चन हो वो आप पूछते जाइए। सबसे पहला काम होता है जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने के बाद काफी आम जनता पर अत्याचार हुए और उसके परिणाम स्वरूप बाद में अर्पित जो डॉक्टर प्रियंका का केस है वो अलग है। उसमें तो चूंकि पब्लिक के आक्रोश को शांत करने के लिए, लेकिन हाँ, अगर जो आप इस नजरिए से देखोगे कि क्या वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, तो कानूनन तो आना ही आना है। लेकिन जब पब्लिक का सपोर्ट होता है, जुडिशरी भी उस पर चुप्पी साध लेती है। लेकिन अलग अलग जगहों पे जो इस तरह के केस आते हैं कि निर्दोषों की जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उनके साथ गलत होता है, वहां से। तो पुलिस सुधार के लिए आप हेडिंग डालिए पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार। इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ये 1977 में फॉर्म होता है। ये आयोग गठित होता है 15 नवंबर 1977। अगर जो तारीख भी बताएं तो 15 नवंबर 1977 आप याद रखिएगा। 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन फॉर्म किया जाता है। नेशनल पुलिस कमीशन जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसने गठित किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार हटी थी। जनता की राय थी कि अब हमें नई सरकार चाहिए, जवाबदेह उत्तरदायी सरकार चाहिए, और लोकतंत्र का काला अध्याय तुरंत देश में समाप्त हुआ था, जिसे हम आपातकाल कहते हैं। तो उसके बाद पुलिस ने काफी आपातकाल के दौरान अत्याचार किए जनता पर, ऐसा लगा समाज को। तो सबसे पहले उसके सुधार के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित हुआ 15 नवंबर 1977। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री धर्मवीर, और इसके सदस्य सचिव थे सीवी नरसिम्हन। सीवी नरसिम्हन साहब के साथ एक और चीज जुड़ी थी, ये सीबीआई चीफ थे और इंदिरा गांधी को अरेस्ट करने की प्रक्रिया का अंजाम इन्होंने ही दिया था। तो इन लोगों की टीम ने पुलिस सुधार पर काम शुरू किया नेशनल पुलिस कमीशन के तौर पर। हम यहाँ प्रथम प्रशासनिक आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट एआरसी की। फर्स्ट एआरसी में बहुत सारे मामले थे, जिसमें एक ये भी था। यहाँ पे हम सीधे पुलिस रिफॉर्म की जब बात करेंगे तो सीधे सीधे हम नेशनल पुलिस कमीशन की बात करेंगे 1977। टोटल इस कमीशन ने, जो श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में था, 8 रिपोर्ट्स पेश की। पहली इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो तो जनता पार्टी सरकार के समय में आ गई 79 में। दूसरी रिपोर्ट भी लगभग उसी सरकार को इन्होंने सौंपी थी, लेकिन टोटल 8 रिपोर्ट
इस नेशनल पुलिस कमीशन ने सबमिट की थी, जिसमें से कहते हैं कि 7 पूरी तरह से तब मिली जब दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी, और फिर इंदिरा गांधी सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट्स पर कोई काम नहीं किया। लेकिन कई ऐसे मामले उठते रहे और उन पे बातचीत होती रही। उसी क्रम में आगे एक महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व डीजीपी, पुलिस में बड़ा नाम जिनका था, जूलियो एफ रिवारो, जूलियो एफ रिवारो की अध्यक्षता में, जिसको हम रिवेरियो कमेटी के नाम से जानते हैं, RUBEIRO, रिवेरियो कमेटी, पूरा नाम था JF रिवरो, जूलियो एफ रिवरो, पूर्व डीजीपी थे ये, महाराष्ट्र पुलिस में इन्होंने काम किया था, रिटायर्ड IPS। इनकी अध्यक्षता में 1998 में ये कमेटी बनाई गई। पुलिस अधिकारी की ही अध्यक्षता में पुलिस सुधार के लिए रिवरो कमेटी, खूब ये प्रश्न आता रहता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में, आज कमेटी मैच कराई जाती हैं, रिवरो कमेटी का संबंध किसके साथ है। रिवरो कमेटी आज से याद रखिएगा, जूलियो एफ रिवरो, एक्स DGP महाराष्ट्र पुलिस, बहुत तेज और चर्चित अधिकारी थे रिवरो साहब, उनकी कमेटी बनाई गई। इसने अपनी पहली रिपोर्ट तो 98 में ही सौंप दी और 99 में दूसरी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद एक तुरंत 2 साल बाद दूसरी कमेटी बनी। ये क्रम से आप कमेटी लिखते जाइएगा जो आपको याद रहे पुलिस रिफॉर्म के लिए। उसके बाद अगली जो कमेटी बनी वो थी पूर्व गृह सचिव श्री के पद्मनाभैया कमेटी 2000, पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभैया समिति 2000 में ये एक समिति गठित की गई, के पद्मनाभैया समिति। इसका भी संदर्भ पुलिस सुधार से है। ये हमारे IAS ऑफिसर थे, एक्स होम सेक्रेटरी पद्मनाभैया कमेटी 2000। उसके तुरंत 2 साल बाद एक कमेटी फिर आती है, ये रिवरो कमेटी, पद्मनाभैया कमेटी और मलिमत कमेटी। ये तीनों कमेटी 2-2 साल के अंतर पे आ रही हैं, 98 में, 2000 में और 2002 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मलिमत कमेटी, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री मलिमत। इस कमेटी के बाद जो अगली कहानी आती है वो आप लिखिए, मॉडल पुलिस एक्ट 2006, मॉडल पुलिस एक्ट 2006। एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता सोली सोराब जी कर रहे थे, तो इसको सोली सोराब जी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। मॉडल पुलिस एक्ट 2006, आगे डैश लगा के लिख लीजिए, सोली सोराब जी कमेटी 2006। इसका गठन तो हुआ था 2005 में, 20 सितंबर 2005 को गठन हुआ, और यह एक्ट इन्होंने जो प्रारूप बना के दिया वो 30 अक्टूबर 2006 को, इसलिए इसे 2006 के नाम से जानते हैं। आप आगे लिखिएगा, सोली सोराब जी कमेटी 2005 डैश लगा के 2006, 2005-2006 सोली सोराब जी कमेटी। इसी सोली सोराब जी कमेटी ने पुलिस रिफॉर्म के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसी टाइम पे लगभग एक और जो बड़ा आयोग बना जिसको हम सेकेंड ARC के नाम से जानते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007, सेकेंड ARC, फर्स्ट ARC, सेकेंड ARC, ये 4th पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी हर जगह, चूंकि लोक प्रशासन में नैतिकता या लोक प्रशासन में ईमानदारी, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार और लोक प्रशासन में सिविल सेवकों की भूमिका, तो
मेंस के पेपर सेकंड और पेपर फोर्थ दोनों जगह एआरसी से बात आती है। सेकंड एआरसी चूंकि बाद में अभी ताजा ताजा मामला है तो उससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो सेकंड एआरसी यहीं पे आती है। लेकिन चूंकि हम आज एआरसी पे बात नहीं, हम पुलिस रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मॉडल पुलिस एक्ट और उसके बाद लास्ट में एक मामला आता है अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला स्कीम। ये 2017 से 2020 तक के बीच 3 सेशन लिए गए हैं, 2017-18 से 2019-20। तो 2017-18, 2018-19, 2019-20 इन 3 सालों के लिए पुलिस रिफॉर्म के लिए एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके फंडिंग कर रहे हैं। टोटल इस योजना में 25,060 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होना है, काम होना है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशियो है 18,636 करोड़ एंड स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग 6,424 करोड़। मतलब टोटल 3 वर्ष में पुलिस रिफॉर्म पर अम्ब्रेला योजना के तहत 25,060 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 18,636 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और 6,424 करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी। ये कुल मिला के फैक्चुअल हमने वो एक तुम्हारा फ्रेमवर्क, एक ड्राफ्ट तैयार करा दिया कि पुलिस रिफॉर्म के लिए कुल कौन कौन सी कमेटी बनी, किस किस ने काम किया। अभी ताजी एक कमेटी जो ये अम्ब्रेला योजना के से पहले आप लिख सकते हो वो है पुलिस अधिनियम मसौदा समिति द्वितीय 2015। ये है पुलिस एक्ट ड्राफ्ट कमेटी 2015। ये सबसे बाद का मामला है जिस पे अभी काम चल रहा है और उसी के साथ ये अम्ब्रेला योजना चल रही है। ये पॉइंट वाइज मैंने आपको एक डिटेल रखा। इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के लिए सब लोगों ने जोर दिया कि ये होना चाहिए और जिसके कारण हम पुलिस को उत्तरदायी बना सके, उनकी ट्रेनिंग पे काम कर सके, उनको टेक्नो से भी बना सकें। इस तरह की ये चीजें हमारे सामने उभर के आती हैं। अभी तक की बातचीत में हमने आप लोगों के साथ कानपुर इनकाउंटर केस, उसके बाद पुलिस पे लगने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात की, फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में बात की और फिर उसके बाद पुलिस रिफॉर्म कमेटीज की बात की। यहां तक अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसी के साथ एक मुद्दा और पुलिस से जुड़ा हुआ अभी चल रहा है जो मैं और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहीं पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, नेट ग्रिड। इसको हम सेकेंड पेपर में भी पढ़ते हैं, थर्ड पेपर में भी पढ़ते हैं। अभी ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेट ग्रिड, NATGRID, नेट ग्रिड। बेसिकली ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हम NCRB के नाम से जानते हैं, इन्होंने कहा है कि एक हमें ऐसा मंच तैयार करना है जिसको नेट ग्रिड नाम दिया है। बेटा तुम्हारा जो प्रश्न है रोहित सर, हाउ पॉलिटाइजेशन ऑफ पुलिस स्टार्ट एंड ऑन विच लेवल, बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हर लेवल पर है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स हर लेवल पे है और पुलिस हर लेवल पे है। डीजीपी से लेकर, पहले तो ये ध्यान रखिएगा स्टेट का मामला है, पुलिस को हमने बताया 7th शेड्यूल में, फिर डीजीपी से लेकर SHO तक हर लेवल पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिशियंस हैं और हर लेवल पे पुलिस है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये प्रक्रिया चलती है।
स्टार्ट कैसे होता है, तो जैसे करप्शन पूछा जाता है कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, तुम लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि भ्रष्टाचार के सबसे पहले आरोप देश की आजादी के साथ 1948 में ही लगने लगे थे। पहले ही मंत्रिमंडल में और दूसरे ही मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। तो जब से हमारा देश जन्म लिया है 70 साल से ये काम शुरू है। अभी हमने जैसे बताया था आपको समझाते हुए, आप शायद बाद में आए, कि जो सत्ता में राजनेता होते हैं वो पुलिस का ठीक वैसे ही यूज करते हैं जैसे सत्ता से बाहर के राजनेता गैंगस्टर का यूज करते हैं, गैंगस्टर्स को, बदमाशों को यूज करते हैं, अपराधियों का यूज करते हैं। तो ये चूंकि एक ही जगह जुड़ा हुआ मामला है, इसी को दूर करने के लिए अब स्मार्ट पुलिसिंग की जरूरत है। स्मार्ट पुलिसिंग में यही सारी चीजें आएंगी। अब जैसे नेट ग्रिड समझ लो, उसके बाद हम तुम्हारे इन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। नेट ग्रिड को लेके भी यही है कि सारी सूचनाएं एक मंच पर इकट्ठी की जाएंगी, केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग होगा, यह एक खुफिया एजेंसियों के लिए सुरक्षित मंच होगा, वन स्टॉप सेंटर, एक जगह सारा। 31 दिसंबर तक इसके लिए टारगेट किया गया है, सारा डाटा पहुंचेगा। यहाँ आईबी रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों के लिए सुरक्षित डाटा एक्सेस करने का ये जगह होगी। नेट ग्रिड में दूरसंचार, जो टेलीकम्युनिकेशन है वो, टैक्स रिकॉर्ड, बैंकिंग, माइग्रेशन, या जो तुम आते जाते हो कहीं भी, तुम्हारे पासपोर्ट की सूचनाएं, तुम्हारे वीजा की सूचनाएं, बैंक लेन देन की सूचनाएं, तुम्हारे टैक्सेशन की सूचनाएं, ये सारी तुम्हारे संपर्कों की सूचनाएं, बातचीत, किससे आप कब कहाँ मिले, ये सारी सूचनाएं एक जगह रहेंगी। इसमें आरोप यही है कि सूचनाएं चोरी हो सकती हैं, निजता का उल्लंघन हो सकता है। साथ में यह भी आरोप है कि स्टेट पुलिस को इस पर एक्सेस करने के लिए या उनको डेटा लेने की अनुमति नहीं होगी, तो स्टेट पुलिस रिस्पांस नहीं कर पाएगी उस पर। लेकिन इसको इसीलिए नहीं किया जा सकता कि सेंट्रल पुलिस को तो हम इसके लिए निगरानी कर सकते हैं कि मिसयूज ना हो। हम अगर जो स्टेट पुलिस को भी दे देंगे नेट ग्रिड का यूज एक्सेस करने के लिए, तो वहां पे और दिक्कत हो जाएगी। तो नेट ग्रिड में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह सबकी एकत्र करने की बात हो रही है। अब ये पूरे मुद्दे एक साथ जोड़ के समझ लीजिए, और इस पे जो क्वेश्चन हो वो टेक्निकल, जो तुम्हें परीक्षा के लिए पूछने हैं, वो हमसे पूछते रहिए। पुलिस से ही जुड़ा हुआ नेट ग्रिड का मामला है, ठीक, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेशनल का NATGRID ग्रिड, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जितनी FIR दर्ज होंगी, जितनी चोरी की घटनाएं होंगी, वो सब नेट ग्रिड पे दर्ज होंगी। अभी आप देख रहे हो जो लेन देन के लिए पकड़ा जा रहा चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अभी नाइजीरिया से आपके बरेली में हवाला का काम हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय लेन देन हो रहे हैं। ऐसे सब समय में नेट ग्रिड की बहुत जरूरत दिखाई देती है। ठीक, ये आज हमने मुद्दे डिस्कस किए हैं, जिसमें पुलिस रिफॉर्म मेरा खास मुद्दा था। अब आते हैं कुछ डिस्कशन वाले मुद्दे की। जैसे तुमसे पूछा गया, इस बार इंटरव्यू में खूब पूछा गया, क्या इनकाउंटर, जो कानपुर इनकाउंटर केस है, वह पुलिस की विफलता है या न्यायपालिका की विफलता है? फेलियर ऑफ जुडिशरी और फेलियर ऑफ पुलिसिंग। यहां पे आप पुलिस को ही कटघरे में रखिएगा, न्यायपालिका को नहीं। लेकिन हाँ, न्यायपालिका पर भी आरोप यही लगते रहते हैं कि न्यायपालिका जो अपने निर्णय देती है और जिस तरह की चीजें वो करती है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्यायपालिका अगर जो चाहे
तो ऐसे जो स्टेटमेंट जारी करती है किसी निर्णय को देने के बजाय, उसमें कुछ ऐसे निर्णय दे जिनको कि गवर्नमेंट को इम्प्लीकेशन के लिए, जैसे एक केस बड़ा चर्चित था, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक, ये 1994 का केस है, जिसमें कहा गया था कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड राइट टू नो, जानने का अधिकार, ये दो चीजों को बढ़ावा देना चाहिए पुलिस को। इसलिए जिस भी व्यक्ति पर आरोप है या जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के लिए इन दो आधारों पर उन्हें रोका जा सकता है। इसमें कहा गया था कि साधारण मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि संवैधानिक न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जो पुलिस में अपने निर्णयों से वास्तविक परिवर्तन पैदा कर सके। सिर्फ हल्के फुल्के स्टेटमेंट दे देने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, आम आदमी के साथ जो पुलिस अत्याचार होता है, पुलिस बेटा इसीलिए दोषी है कि इसमें पुलिस कोई एक आदमी नहीं है, पुलिस एक संस्था है, इसको पहले ध्यान रखिएगा। पूरी संस्था दोषी है, जिसमें अपने ही लोग नेक्सिस में शामिल होते हैं और हम उन्हें नहीं ट्रेस कर पाते हैं। आप रोज देखते हो कि पुलिस की प्रक्रिया में कुछ पुलिसकर्मी ही आपकी मुखबिरी कर रहे होते हैं, पुलिस की सूचनाएं अपराधियों तक पहुंचा रहे होते हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे होते हैं। कानपुर इनकाउंटर केस में 8 लोगों की हत्या जो हुई पुलिसकर्मियों की, वो सिर्फ इस गलतफहमी में हुई कि उसको तो पहले ही सूचना दे दी जाएगी और वो गांव छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन दबिश देने से उस पर एक मानसिक दबाव बनेगा। सीओ साहब का जो ऑडियो वायरल हुआ है एसपीआरए से बात करते हुए, उसमें साफ साफ यही कह रहे हैं सीओ साहब कि हमें भी इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं दबिश के लिए, लेकिन उसको तो पहले ही बता चुके होंगे। ठीक, पुलिस की पूरी टीम बहुत निश्चिंत होकर गांव में गई थी, उनको कोई खतरा नहीं था कि कोई रिएक्ट करेगा। उन्हें यह भी पता था कि अपराधी अब तक भाग चुका होगा, क्योंकि हमारे ही लोग उसको खबर कर चुके होंगे। क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं है? दूसरा, पुलिस के संसाधन, पुलिस का संचार तंत्र, पुलिस के हथियार। अभी कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक यूपी के पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने एलएमजी गिरफ्तार की थी, एक बड़े आपराधिक नाम हैं मुख्तार अंसारी साहब, उनसे, और उसके विवाद के चलते उन्होंने फिर पुलिस से रिजाइन कर दिया था। एबीपी न्यूज पर कल इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी साहब को किसी भी कंडीशन में वो चाहिए थी, क्योंकि कृष्णानंद राय की हत्या करनी थी। कृष्णानंद राय जिस गाड़ी से चलते थे वो बुलेट प्रूफ थी, वो एसएलआर की गोली को और सामान्य 303 की गोली को तो बुलेट प्रूफ कर रही थी, लेकिन लाइट मशीन गन की गोली को नहीं रोक सकती थी, इसलिए चाहिए थी। पुलिस के पास लाइट मशीन गन नहीं है, पुलिस के पास वो आधुनिक हथियार नहीं है। कानपुर की भी मुठभेड़ में जब 8 पुलिसकर्मी मारे गए तो वहां सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स थी अपराधियों के पास, और पुलिस के पास कौन से हथियार थे? तो ये सारी चीजें, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की ये समझ, पुलिस का ये होमवर्क कि आप लोग बढ़ते चले जा रहे हो और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि अपराधी भाग गया होगा, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, और उसने रिएक्ट किया तो रिएक्ट का परिणाम क्या हुआ कि आपके 8 लोग चले गए। ये सिर्फ सामान्य 8 जाने नहीं है, इनको भर्ती करना, ट्रेनिंग देना, इन पर इतना खर्च करना, इनको इतने भत्ते देना, इनकी सहूलियत, और उसके बाद वो सब बेकार हुआ। बेटा यहाँ पूरी संस्था ही दोषी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ये फेलियर पुलिस का है या जुडिशरी का है, तो आपको किसको बोलना है? पुलिस का। पुलिस का कैसे है? तो पुलिस का जो नेक्सिस है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के साथ, वो दोषी है। पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर न होना दोषी है। पुलिस के संसाधनों की कमी दोषी है।
पुलिस की कार्य प्रणाली के लिए या उनको प्रशिक्षित किया जाता है या जो उनकी काउंसलिंग होती है वो उतनी बेहतर नहीं है, ये सारे दोष हैं। इसीलिए तो पुलिस रिफॉर्म पे अब इतनी बात हो रही है। अगर जो कोई जनप्रतिनिधि है या कोई अपराधी है तो उनसे आपको कैसे टैकल करना है। हम इंटरनेशनल लेवल पर भी पुलिसिंग देखते हैं, उनसे भी कंपेयर करते हैं। हम अपने यहाँ आर्मी पर, मिलिट्री पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाते जैसा पुलिस पर लगाते हैं, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली भी अलग तरह की है और वहां पे कहीं ना कहीं फेलियर है। जब वो ज्यादा करीब आ जाते हैं अपराधियों के, यही एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि पुलिस ज्यादा करीब किसके होती है, अपराधियों के, न कि सामान्य जनता के। अपराधियों के साथ उनका दिन प्रतिदिन का लेन देन होता है। तो इसलिए बेटा इंटरव्यू में आप यही कहोगे कि पुलिस में ये स्मार्ट पुलिसिंग के जितने भी पॉइंट्स आपको लिखाए हैं ये अभी नहीं है, इसीलिए दिक्कत है, इनको शामिल करी जाने की जरूरत है। आप दबिश देने जा रहे हैं, इतना बड़ा खतरा है, आपके पास ड्रोन कैमरे भी होते। आप गांव की पहले ड्रोन कैमरे से निगरानी ऊपर से करते, फिर अंदर घुसते। लाइट कट गई है, आपके पास लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, रोड पे उसने जेसीबी लगा रखी है, आपको वो भी हर्डल नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। इसको होमवर्क की कमी, नेक्सिस के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, ये सारी पुलिस की कमियां हैं और इनको हमें दूर करने की जरूरत है। फिर पुलिस का जो अमानवीय वातावरण, जिसको मैंने अभी कहा था, अमानवीय वातावरण में जीते हैं पुलिसकर्मी, जिस तरह का काम करते हैं, ड्यूटी आवर्स उनके तय नहीं होते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, इतनी सारी भीड़ पर कितनी पुलिस होती है, फिर उनके रहने खाने आने जाने के जो इंतजामात हैं, आप हमेशा ट्रेन के डिब्बों में देखोगे पुलिस इंस्पेक्टर्स बिना सीट निश्चित हुए यात्रा करते हुए। वो निजी कारण से नहीं कर रहे होते हैं, सरकारी कारण से कर रहे होते हैं। उन्हें एविडेंस में जाना होता है, कोर्ट में जाना होता है, कहाँ जहां उन्होंने पहले किसी अपराधी को गिरफ्तार किया था, उसका चार्जशीट लगाई थी, अब उसकी हियरिंग हो रही है, तो वहां पर उन्हें एविडेंस देने जाना होता है और उनके जाने आने का भी कोई इंतजाम नहीं होता, रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। अगर जो मैं इसको कहूं बहुत अपनी व्यवस्था पर क्षोभ प्रकट करते हुए, कि कभी कभी इस गर्मी के मौसम में भी हमारे पुलिस कर्मियों को वो वर्दी जिसमें पसीना बुरी तरह से आता रहता है, और उस वर्दी को भी वो 4-4 दिन नहीं बदल पाते हैं अपनी नौकरी की परिस्थितियों के कारण। आप कल्पना करिए कि 4 दिन से पसीने से भीगे उन्हीं कपड़ों में आप लगातार ड्यूटी कर रहे हो, सोने का टाइम आपका निश्चित नहीं होता, दिन भर आपको थाने में काम देखने हैं, कोर्ट जाना है, ये काम करना है, रात में आपको चौकन्ना रहना है, ड्यूटी निभानी है, 7 दिन आपको काम करना है। आप अभी कोविड की स्थितियों में देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कोई कारण नहीं है, लेकिन इसको भी हम पुलिसिंग का ही दोष मानेंगे बेटा, संस्था का, कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। अभी कुछ राज्यों में या हमारे यहाँ भी बात हुई कि सभी को स्वैच्छिक रूप से सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। एक साथ तो सबको नहीं दे सकते कि संडे को पुलिस छुट्टी पे चली जाएगी तो अपराध की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन हम एक दिन करके सप्ताह में 7 दिन सबको छुट्टियां दे सकते हैं। अभी हमने एक थाने में अलग अलग इंस्पेक्टर नियुक्त किए, क्राइम के लिए अलग थानेदार अब होते हैं हमारे यहाँ। ये सब रिफॉर्म की ओर ही कदम है, लेकिन अभी भी जितना वास्तविक रूप से रिफॉर्म होना चाहिए, अलीगढ़ वाला जो वीडियो देखते हो और जिस तरह की बातचीत पुलिस इंस्पेक्टर और जनप्रतिनिधि के बीच हो रही है, चुने हुए विधायक के बीच जिस तरह का वार्तालाप है और जिस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज हो रही है थाने में, वो कितनी गंदी है। इसके लिए एक व्यक्ति दोषी नहीं है, ये पूरी संस्था और सेटअप ही दोषी है। ठीक है बेटा, तो आपको शब्द अपने रखने होंगे, लेकिन बताना यही पड़ेगा कि पूरा पुलिस सेटअप ही रिफॉर्म की जरूरत। बार बार इसको कहा जा रहा है रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म।
जो फर्स्ट पुलिस कमीशन था 77 में जो फॉर्म हुआ था, उसकी 8 रिपोर्ट्स में से एक भी रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसी केस को लेके प्रकाश सिंह साहब और एक दूसरे पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो प्रकाश सिंह केस कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी जो चर्चा में रहा कि प्रकाश सिंह केस किससे जुड़ा हुआ है। तो इसी पुलिस रिफॉर्म से क्या जरूरत पड़ी कि हमें 98, 2000, 2002, 2005, 2007, 2015 लगातार पुलिस रिफॉर्म के लिए कमेटीज हमारी बन रही है। ये कहीं ना कहीं पूरा एक इस तरह का सेटअप गड़बड़ हो गया है जो हमें नए सिरे से खड़ा करना होगा। लगभग वही सिफारिशें सेकेंड ARC में एक साथ जोड़ के कर दी गई हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आज ये फुटकर बातचीत हमारी इस मुद्दे पे हुई। आप लोग बाकी जगहों से जो आर्टिकल आ रहे हैं अखबारों में, जो पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए। कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। जो IPC CRPC के सेक्शन अखबारों में चर्चित होते हैं उनको भी देखते रहिए। स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। ऐसी पुलिस हमारी होगी तो ये स्मार्ट पुलिस होगी। मानवाधिकार का एक अलग पक्ष उसमें जुड़ा रहता है। तो ये एक कोशिश थी पुलिस रिफॉर्म की, पूरी कहानी और वर्तमान में पुलिस की स्थितियों को आपके सामने रखने की एक कोशिश। इस पे आप लोग थोड़ा सा अखबारों में पढ़ते रहिए और इंडिविजुअल भी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे और फोन पर हमसे डिस्कस करते रहिए। आज की बात इतनी ही। आज कोई भी प्रश्न आप लोगों ने नहीं पूछा जो कल हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात की थी उससे। जुडिशियल करप्शन इज वैग्ड बाय contempt of court and why our honorable judges fear of being criticized। इस पे बेटा रोहित आज बात करने के बजाय हम तुम्हें कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहले पढ़ा देते हैं। टॉपिक जुडिशरी के जो चर्चित अभी के मुद्दे हैं उन पे बात कर लेते हैं फिर। लेकिन पहली चीज तो यही कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है। वो हम इसलिए नहीं मानते हैं, उसका एक टेक्निकल पक्ष है कि जजेस कोई डिसीजन अपने मन से नहीं लेते, एविडेंस पे लेते हैं। जो हमारे विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड एडवोकेट्स फैक्ट रखते हैं, जो गवाहियां रखते हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उनके आधार पर न्यायपालिका निर्णय करती है। न्यायपालिका की आंख पे तो पट्टी बंधी होती है। इसीलिए एक सामान्य टर्म यूज होता है कि भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीश निर्णय नहीं लेते। न्यायाधीश तो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों को अपने सामने रखवाते जाते हैं और जिधर पलड़ा झुक जाता है उधर निर्णय हो जाता है। उनकी तो आंख पर पट्टी बंधी हुई है, न्याय की देवी खुद तो कुछ देख ही नहीं रही है। तो जुडिशियल करप्शन जैसा कोई मामला नहीं, पहले रोहित इसको ध्यान देना। और फिर जब वो कुछ करते ही नहीं, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय पर कोई आरोप नहीं लग सकता, तो वहां तो साक्ष्यों के आधार पे आपकी तरफ साक्ष्य है तो निर्णय आपकी तरफ है। और माननीय न्यायाधीश महोदयों को कोई भी फियर, डर नहीं है क्रिटिसाइज होने का। लेकिन अगर जो हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो हमने सेटअप बनाया, उसमें किसी संस्था को तो ये मानेंगे कि जो हमारे लिए न्याय करेगा। तो इसको रोहित थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना बदलना कि न्यायपालिका तो अपनी आंख ही नहीं खोलती है तो वो गलत क्या करेगी। अब ये अलग प्रक्रिया है कि आपके पास वकील अच्छा नहीं है, एविडेंस आपके फेवर में नहीं है, तो इसमें माननीय न्यायमूर्ति महोदय क्या कर सकते हैं। और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाने की आपको छूट होती है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद हमारी न्यायपालिका यही कहती है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पुलिस पे इसीलिए समस्या आ जाती है कि पुलिस निर्दोष को ही सजा दे देती है। ठीक है दोस्तों, इस पे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी बात करेंगे, अभी बहुत चर्चित मुद्दा चल रहा है।
न्यायपालिका में करप्शन जैसी बात हम इसीलिए नहीं लाते क्योंकि न्यायाधीश के पास कोई ताकत नहीं होती, वो तो विद्वान अधिवक्ताओं के पाले में गेंद होती है। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि बहुत बड़े अधिवक्ता हैं जो जज नहीं बनना चाहते, प्रैक्टिस से इतना ज़्यादा उनका नाम है, शोहरत है, दौलत है, तो वो अलग हमारा पक्ष है। ठीक है दोस्तों, आज की बातचीत को ख़त्म करते हैं। जो भी प्रश्न हैं आप व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे हमसे डिस्कस करते रहिए। इसको पता करो सुरभि, ये सब ऐसे ही फैक्ट हैं जो पता करने चाहिए कि काले रंग का कोई कारण है या नहीं है। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बात करेंगे तब बताएंगे, तब तक आप पता करो। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर। कोई डाउट हो तो आप फोन पे और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।